मैं ध्रुव झा। आज हम लोग कोशिका के बारे में बात करेंगे, जिसको कि इंग्लिश में सेल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है, जिसको कि हिंदी में कोशिका विज्ञान बोला जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं और रॉबर्ट हुक इस कोशिका की खोज की और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो उसकी खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जिसको कि बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा हुआ था और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और अगर बात करें कोशिका के अंदर केंद्रक की तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात अगर की जाए तो वो शुतुरमुर्ग के अंडों की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका में जो है वो कोई विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी कोशिका विभाजन की अगर बात की जाए तो वो लीवर में होता है, जिसको यकृत बोला जाता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं कोशिका के अंग की, तो इसमें सबसे पहले आता है जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है वो पुरकुंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जो है वो जल का बना होता है और यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। और केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव का काम यह है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में यानी जीव जगत की जो एक बड़ी श्रेणी है, जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद्य बनाने में समर्थ होते हैं, जैसे वृक्ष हो गए, फर्न हो गए, मांस हो गए, हरा शैवाल हो गया, ये सब में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। अगर बात करें इसी में जीवाणु की, तो यह भी एक पादप होता है, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। अब इसका जो कोशिका का जो तीसरा अंग है वो कोशिका झिल्ली, जिसको कि इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यह कोशिका झिल्ली जो है जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। जो भी चीज कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है उसी को अर्धपारागम्य बोलते हैं। और इसका चौथा जो अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। पांचवा अंग है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। देखे यह जो है वो कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ जो है वो ईआर से जो ईआर का जो फुल फॉर्म है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। इसका कार्य हम बता दिए हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है स्मूथ ईआर, यह जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और दूसरा होता है रफ ईआर। इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जो इसका छठा पार्ट है वो राइबोसोम है। यह जो है कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और प्रोटीन का निर्माण करने के कारण जो है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो 70s राइबोसोम कहलाता है। यह जो है 70s राइबोसोम यह हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा प्रकार होता है इसका 80s राइबोसोम। यह जो है भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें इसमें जो 70 के बाद जो एस है उसका नाम जो है सेडिमेंटेशन है। और इसका जो सातवां पार्ट है वो गोल्जी का है, जिसको हम इंग्लिश में गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। गोल्जी काय की खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का जो है परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। उसके बाद इसका आठवां जो पार्ट आता है वो है सेंट्रोसोम, जिसका दूसरा नाम जो है तारककाई भी बोला जाता है। यह कोशिका विभाजन करता है और यह जो है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, सेंट्रोसोम जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और सेंट्रोसोम की जो खोज की थी वो बोवेरी ने किया था। नौवां पार्ट है वो है लाइसोसोम। यह जो है कोशिका के अंदर जो है पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि कार्य नहीं करता है तो यह जो है उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन अंग? लाइसोसोम। यानी कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि कार्य नहीं करता है तो लाइसोसोम जो है उस अंग को नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या आइटम बम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आत्महत्या की थैली या आइटम बम किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या आइटम बम कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो डी2बी ने किया था। और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। अब जो इसका नौवां पार्ट है वह है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह जो है कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे जो है कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें 80% ही प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी, अब बात करते हैं इसका 11वां पार्ट जो है वो रसधानी है, जिसको वैक्यूल्स बोला जाता है। यह जो है जल को संचित करके रखता है और यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। इसके बाद इसका जो 12वां पार्ट है वो लवक है, जिसको प्लास्टिड बोला जाता है। यह पादपों का सबसे बड़ा जो है वो कोशिका अंग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णित लवक बोलते हैं। और तीसरा हो गया जो क्रोमोप्लास्ट है, जिसको वर्णित लवक बोला जाता है। तो हरित लवक में क्या होता है, तो हरित लवक जो है वो भोजन का निर्माण करता है और यह पत्ती तथा तने में पाया जाता है।
अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक की। अवर्णित लवक जो है वो भोजन का संग्रह करता है और यह जो है जड़ तथा फल में पाया जाता है। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णित लवक बोलते हैं। तो वर्णित लवक का काम है कि यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, तो इन सभी में फल का जो है पीला रंग होना ये जो है जंतुफिल है। और अब बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, इसमें जो है कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। जो अभी आपको 12 जो इसके अंग के बारे में बताए गए थे, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होंगे उसमें सभी अंग नहीं पाए जाएंगे। इन्हें जो प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70 पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। और कोशिका में दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक। ये जो है वो पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है और इनके जो है वो अंदर का सबसे बड़ा अंग जो है प्लास्टिड होता है। इनका राजधानी जो है वैक्यूल्स वो बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है और इनके अंदर का जो सबसे बड़ा अंग वो होता है केंद्रक। अब जो है बात करते हैं आगे क्रोमोसोम की गुणसूत्र। तो सबसे पहले मानव में जो है यह 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा पाया जाता है और इसकी खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके ऊपरी भाग को जो है वो सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। और इसके बीच में जो धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरान कहते हैं। और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा कभी भी कि क्रोमोसोम जो है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और केंद्रक कोशिका का केंद्रक होता है। और क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और जीन पर जो है वो माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही जो है वो आनुवंशिकता के आधार है। एक बार इसको नोट कीजिएगा। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो है वो जीन पाया जाता है और उसी जीन पर जो है माता पिता के जो है गुण पाए जाते हैं। अतः जीन जो है वो आनुवंशिकता का आधार है। अब कुछ जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो इस प्रकार है। जैसे अगर बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। उसके बाद आ गया मटर, तो मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 हो जाती है। अगर बात करें प्याज की तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 16 है। मक्का की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 20 है। टमाटर की अगर बात करें तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 24 है। मेढक की अगर बात करें तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 26 है। नींबू की ले लें तो नींबू में जो है छोटा अगर पेड़ है छोटा नींबू है तो उसमें 18 और बड़ा नींबू है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 36 हो जाएगी। अब बात करते हैं मानव की। मानव में अगर एडल्ट है यानी वयस्क मानव है तो उसका जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 हो जाएगी। आलू है तो आलू में भी क्रोमोसोम की संख्या 48 पाई जाती है। चिंपैंजी में क्रोमोसोम की संख्या 48 पाई जाती है। तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या 48 पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर क्रोमोसोम पाए जाने वाली की बात करें तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। अब बात करते हैं केंद्रक अम्ल की। तो केंद्रक अम्ल जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। अब ये डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है तो इसकी जानकारी अगली क्लास में लेंगे। फिलहाल इतना ही। मैं ध्रुव झा। आज हम लोग कोशिका के बारे में बात करेंगे जिसको कि इंग्लिश में सेल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है, जिसको कि हिंदी में कोशिका विज्ञान बोला जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था।
और ये जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो मृत कोशिका